अब हम करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस की पहचान क्या है? सबसे पहले जब आप हिंदी में बात करते हैं तो आपके वाक्य के अंत में जब रहा है, रही है हो रहा है, जैसे खा रहा है, खा रही है, खा रहे हैं, तो इसका मतलब है हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। अब जैसे ही रहा है, रही है आएगा तो हम हमेशा जब भी कोई टेंस लेते हैं हम अपनी क्रिया का रूप बदल देते हैं। क्रिया का रूप बदलना मतलब अपनी फॉर्म ऑफ वर्ब को बदल लेते हैं। जैसे कि हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे बदलती है, जैसे प्ले हमारा वर्ब है तो वो कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा आईएनजी, ईट है तो ईटिंग हो जाएगा, रीड है तो रीडिंग हो जाएगा। वैसे तो आप हर वर्ब के पीछे आईएनजी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो ई से एंड होते हैं तो हमें ई को हटाकर उसमें आईएनजी लगा देना है। सिर्फ इन्हीं वर्ब्स में स्पेलिंग का ध्यान रखना है, बाकी सारे वर्ब्स में आप ऐसे का ऐसे ही उसको लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कोई चेंज नहीं करा, मैंने इनके पीछे सीधा आईएनजी लगा दिया, लेकिन जो ये वर्ब्स हैं जो ई से एंड हो रहे हैं मैंने ई को हटाकर इसके पीछे आईएनजी कर दिया है। उसके बाद आता है आपका कि आप इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे करें, इसका सेंटेंस बनाना कैसे है। अब देखिए, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने से पहले हमें इसमें एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब का। अब वो क्या है देखिए, अगर मैं एक सिंपल सा सेंटेंस कहूँ आई प्लेइंग का मतलब है मैं खेल रही, लेकिन आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, वो ये नहीं बता रहा कि मैं खेल रही हूँ, खेल रही थी या खेलूंगी। देखा जाए तो काल नहीं पता चल रहा। ऐसे ही दूसरे सेंटेंस में भी वही है, वह खा रहा, क्या ये बता रहा है? देखिए, अगर मैं इसमें अगर आपको पूरा सेंटेंस ऐसे बोलूं ही इज ईटिंग तो आपको शायद पता लग रहा है प्रेजेंट है, ही वॉज लगा दूं तो आप कहोगे मैम पास्ट है। तो इसका मतलब है जब तक मैं बीच में कुछ ना लगाऊं तो नहीं पता चल रहा कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है। तो इसी में यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है सहायक क्रिया का, जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो जिसके लगाने से हमारे सेंटेंस का काल स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने प्रेजेंट में जब भी कॉन्टिन्यूअस आता है हमारे तीन हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। आई के साथ आता है एम, इसके साथ आता है ही, शी, इट और सिंगुलर। यहाँ सिंगुलर का मतलब है एक नाम अगर जैसे मैं बोलूँ अमित तो अमित इज, आन्या इज। यहीं अगर मैं दो नाम ले लूँ जो प्लूरल लिखा हुआ है, अगर मैं कहूँ अमित एंड आन्या, इज नहीं आएगा, फिर आएगा अमित एंड आन्या आर। क्लियर? तो ये जो रोल है हेल्पिंग वर्ब का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कैसे, आई का मतलब है मैं, प्ले का मतलब है खेल रहा, जैसे ही मैंने एम लगा दिया वो हो गया खेल रहा हूँ, यानी ये पता चल रहा है वर्तमान काल है। यहीं अगर आप बीच में वॉज लगा दो तो ये बन जाएगा पास्ट। ठीक है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये देखना है हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस किस किस सिचुएशन में यूज़ होता है, इसे हम कहाँ कहाँ बोलते हैं। अब टेंस के नाम याद रखने से अच्छा आप इस चीज़ को याद रखिए कि आप इसको कहाँ पर प्रयोग करेंगे। सबसे पहला प्रयोग होता है जब हम बोले देखो क्या हो रहा है। देखो क्या हो रहा है मतलब जब आप रनिंग कमेंट्री दो, जैसे आप खिड़की पे खड़े हो और आप बाहर पार्क में देख रहे हो तो आप यही बताते हो क्या क्या हो रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, द किड्स आर प्लेइंग, लोग सैर कर रहे हैं, पीपल आर वॉकिंग। तो उसी समय जब मैं बोल रही हूँ वो काम हो रहा है। जैसे देखिए, अभी मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, मतलब बोलते वक्त मेरी आंखों के आगे वो काम हो रहा है। मे बी कोई घर में अभी आपके टीवी देख रहा हो, शी इज वॉचिंग टीवी। कोई आपकी आंखों के आगे खाना खा रहा हो, दे आर ईटिंग लंच। ठीक है, तो अब ये हो गया कि अभी का समय, नाउ, राइट नाउ क्या काम हो रहा है। और एक हम आईएनजी तब लगाते हैं जब हम बताएं आज कल क्या काम हो रहा है। टेम्पररी सिचुएशन मतलब वो काम आप रोज नहीं करते, आपका रूटीन नहीं है, बस आप कुछ दिनों के लिए ही कर रहे हो। जैसे मेरी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं तो मैं आजकल फ्रेंच सीख रही हूँ, वैसे नहीं सीखती, बस सिर्फ आजकल 2-3 महीनों के लिए ही मैंने कोर्स ज्वाइन किया, मैं सीख रही हूँ। आई एम लर्निंग फ्रेंच दीज डेज। वो आजकल नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट दिस मंथ, मतलब वो सिर्फ इसी महीने की बात है, टेम्पररी सिचुएशन है। नाउ डेज इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम्स। कई बार होते हैं बच्चा आजकल एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, हम बोलते हैं ना कि आजकल वो तैयारी कर रहा है। और एक हो गया
अभी एक हो गया नाउ के लिए, एक हो गया आजकल के लिए और एक हो गया निकट भविष्य के लिए। जो भी कोई काम आप करने वाले हैं निकट भविष्य के लिए। अब देखिए, अब भविष्य को जनरली हम फ्यूचर से जोड़ते हैं, हम कहते हैं विल आएगा, विल भी आता है, लेकिन विल और आईएनजी में फ़र्क क्या है मैं आपको एक एग्जांपल से बता देती हूँ। जैसे मैं बोलूँ आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, अब टुमारो भी फ्यूचर है, बिल्कुल ठीक। अब आई विल गो टू दिल्ली भी बोलते हैं, बट दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। वैसे दोनों करेक्ट हैं, बट आई एम गोइंग ज़्यादा नियर फ्यूचर बताता है। कैसे? अगर मैं बोलती हूँ आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जा रही हूँ, इसका मतलब मेरी दिल्ली जाने की पूरी तैयारी हो गई है, मेरे बैग पैक हो गए हैं, मेरी टिकट्स कंफर्म है और मैं दिल्ली जा रही हूँ। यही मैं बोलूँ आई विल गो टू दिल्ली, तो ये श्योर नहीं दिखा रहा कि आप क्या सब कुछ तैयारी हो गई, आप सोच ही रहे हो। जब आप कुछ सोचते हो करने का कि मैं जाऊंगी, अब ये जाऊंगी आप तब भी बोल सकते हो जब आप सिर्फ प्लान कर रहे हो और आपने कोई तैयारी ना करी हो। ठीक है, वी आर मीटिंग द प्रिंसिपल, वी आर मीटिंग द प्रिंसिपल का मतलब है मे बी आप आज ही मिलने वाले हो प्रिंसिपल से, इसलिए आपने बोला आज हम मिल रहे हैं। शी इज़ गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक, अब शादी के हिसाब से नेक्स्ट वीक तो बहुत ही नियर हो गया। ठीक है, अब शी विल गेट मैरिड होता है शायद शादी अभी दूर है, अभी प्लानिंग करनी है, अभी डेट निकालनी है, तो शी विल गेट मैरिड। बट शी इज़ गेटिंग मैरिड का मतलब है तैयारी हो गई, कार्ड्स छप गए और सब कुछ हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हम इससे सीखते हैं कि इसमें से नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में हर एक किसी के दिमाग में आता है कि ये तो बहुत ईजी है, पॉजिटिव दिया हुआ है, नॉट लगा दो, नेगेटिव हो जाएगा। बट इसका लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा हर सेंटेंस में क्यों नहीं होता इंग्लिश के, कि हम इसमें तो आईएनजी सेंटेंसेस में आई एम ईटिंग है तो आई एम नॉट ईटिंग लगा देते हैं, बट ये ऐसा हर केस में क्यों नहीं होता। इसलिए हर टेंस में मैं आपको एक रूल सिखाऊंगी नॉट लगाने का, जो होता है कि नॉट को आप एक छोटे बच्चे की तरह समझे, जिसको चलाने के लिए आपको एक तरफ माँ का हाथ चाहिए जो कि आपका हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, और एक पिता का हाथ चाहिए जो आपका मेन वर्ब है। अब आपका हर सेंटेंस में मेन वर्ब तो दिया होगा क्योंकि आप कार्य तो करेंगे, या आप खाएंगे, पिएंगे, नाचेंगे, कुछ तो करेंगे, तो ये हो गया आपका मेन वर्ब जो हमेशा सेंटेंस में ढूंढना होता है और आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब कभी कभी आपको दिया होगा, जो कि इस केस में दिया हुआ है सेंटेंस में, और कभी कभी आपको लगाना पड़ेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर तो इज़-एम-आर आपका हेल्पिंग वर्ब था क्योंकि वो आपने पहले ही लगा दिया ताकि आपका काल क्लियर हो जाए। अब हमारा हेल्पिंग वर्ब भी दिया हुआ है और हमारा मेन वर्ब भी दिया हुआ है, तो आई एम ईटिंग का मैंने सिंपली नॉट लगा दिया। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आप नॉट लगाते हैं। अगर आप इस लॉजिक को याद रखेंगे तो हर सेंटेंस में नॉट लगाना बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं आपको ये क्यों समझा रही हूँ कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही आएगा, क्योंकि आगे जब आप दूसरे टेंसेस करेंगे जहाँ पे जैसे सिंपल प्रेजेंट करेंगे, वहाँ पे जैसे सेंटेंस है आई ईट आइसक्रीम, तो आई ईट को आप सिंपली पॉजिटिव को आई नॉट ईट आइसक्रीम नहीं बोलते, आई डू नॉट ईट आइसक्रीम लगाते हैं। क्यों? क्योंकि नॉट लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वहाँ पर आप डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो जैसे जैसे ये रूल मेरे साथ टेंसेस में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगा कि ये नॉट का लॉजिक क्या है। यहाँ पे बच्चे लॉजिक नहीं सोचते क्योंकि पता है पॉजिटिव से नेगेटिव डाल दिया, हो गया, बट आगे टेंसेस देखिए तो आपको लॉजिक भी समझ आ जाएगा। तो आई एम ईटिंग, आई एम नॉट ईटिंग, ही इज़ वॉचिंग, ही इज़ not watching TV, we are going to school, we are not going to school। तो सिंपल आपने अपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया, देखिए मेन वर्ब उसकी बात है, तो ये दोनों के बीच में है, मम्मी और पापा के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं। अब क्वेश्चंस बनाने के लिए भी हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पर, क्योंकि अगर आपको अपना हेल्पिंग वर्ब क्लियर है तो आप अपने हेल्पिंग वर्ब को ही आगे लाके क्वेश्चन बनाएंगे। अब देखिए, जैसे ही आप अपना हेल्पिंग वर्ब आगे लाएंगे इसका मतलब हो जाएगा क्या फॉलोड बाय सब्जेक्ट, जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ तो यू, आप मेरे लिए यू हैं, तो आर यू गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अगर मैं किसी लड़के की बात कर रही हूँ तो ही हो जाएगा सब्जेक्ट, इज़ ही गोइंग टू स्कूल। लड़की से बोल रही हूँ तब भी इज़ आएगा, इज़ शी गोइंग टू स्कूल। तो अब इसको ध्यान से सुनिए तो आपको और इजी लगेगा। उसके बाद देखिए, इज़ ही ईटिंग, क्या वो खा रहा है, क्योंकि इज़ से शुरू हो गया तो हो गया क्या के बाद आप पूछेंगे किससे बात कर रहे हैं। आप लड़के से बात कर रहे हैं तो आपने ही लगा दिया, इज़ ही ईटिंग, क्या वो खा रहा है। अब ये हो जाती है आपकी बेसलाइन क्वेश्चंस बनाने की, क्योंकि अगर आपने ये बेसलाइन क्लियर बना ली तो आप बाकी के WH क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बना लेंगे। ये देखिए,
इसी के आगे आप WH फैमिली बना दीजिए, आपके डिटेल्ड क्वेश्चंस बन जाएंगे। हाउ इज ही ईटिंग, वो कैसे खा रहा है। व्हेन इज ही ईटिंग, वो कब खा रहा है। व्हाई इज ही ईटिंग, वो क्यों खा रहा है। विद whom इज ही ईटिंग, वो किसके साथ खा रहा है। वेयर इज ही ईटिंग, कहाँ खा रहा है। व्हाट इज ही ईटिंग, वो क्या खा रहा है। तो आप देखिए आपकी बेसलाइन यही रही। और अगर खाली आप हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू करते हैं तो जवाब होता है हाँ या ना। इज ही ईटिंग, नो ही इज नॉट ईटिंग। इज ही ईटिंग, यस ही इज ईटिंग। तो ये होता है येस नो क्वेश्चंस और ये हो जाते हैं आपके डिटेल्ड क्वेश्चंस। आई होप आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया हो। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में या किसी और टॉपिक में कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच और प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए।